गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। अब अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो यूनिट फर्स्ट में अपने पास 3 चैप्टर है। फर्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और थर्ड जो चैप्टर है वो है कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड, जिसका नाम है आपेक्षिक घूर्णन गति व कोरियोलिस बल। इस चैप्टर में कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इमेजिन वाला पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा है। तो इसमें अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपेक्षिक घूर्णन गति। तो चैप्टर का नाम है वो है आपेक्षिक घूर्णन गति व कोरियोलिस बल। इसको मैं हिंदी में इंग्लिश में कोरियोलिस बल बोलता हूँ और हिंदी में कोरियोलिस बल बोलता हूँ। तो यहाँ पे अपन जब भी बात करते हैं आपेक्षिक घूर्णन का मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल किसी के रेस्पेक्ट में मूव करता है या रोटेट करता है, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने कह दिया कि कोई एस फ्रेम है, वो एस डैश के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एक फ्रेम है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है अपने पास, आपेक्षिक घूर्णन। यानी किसी के रेस्पेक्ट में या किसी के रेस्पेक्ट में क्या करता है, रिलेटिविटी की टर्म आ जाती है, किसी के रेस्पेक्ट में वो क्या करता है, घूर्णन करता है या रोटेट करता है। वह कोरियोलिस बल एक ऐसा बल होता है जो केवल इमेजिंग किया जाता है, जो रियल में वर्कआउट नहीं करता, जो केवल अपन को एक्सपीरियंस होता है, अपन को फील होता है, बट वो रियल में फोर्स नहीं होता। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा घूर्णीय निर्देश तंत्र। कि घूर्णीय निर्देश तंत्र में क्या क्या होता है, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके अंदर रोटेशनल फ्रेम के साथ जो इसमें लिफ्ट में कण की गति होती है, कि यदि कोई पार्टिकल या यदि कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा है, और लिफ्ट यदि ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपन सबसे पहले घूर्णीय निर्देश तंत्र की। किसकी बात करते हैं, घूर्णीय निर्देश तंत्र की। घूर्णीय निर्देश तंत्र में क्या है, ये कहता है कि अपने पास घूर्णीय निर्देश तंत्र ये कहता है कि ऐसे निर्देश तंत्र जो कि किसी बिंदु या अक्ष के सापेक्ष दक्षिणावर्त या वामावर्त घूर्णन करता है, तो ऐसे निर्देश तंत्र घूर्णीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। क्लियर। यदि मैंने कह दिया कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। जैसे मैंने कह दिया, आप सभी को पता है कि यदि अर्थ है, क्या है अपने पास, कोई अर्थ है, अर्थ किस टाइप से घूमती है, अर्थ का आपने किसी प्रिंसिपल सर या कोई ऑफिस में आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब कैसे होता है, ग्लोब होता है अपने पास, उसका जो बीच वाला एक्सिस होता है इस टाइप से, ये वाला एक्सिस तो फिक्स होता है, जो जेड एक्सिस होता है बीच वाला वो फिक्स होता है, और उस ग्लोब है वो चारों ओर घूमता है। वो क्या करता है, वो ग्लोब ऐसे चारों ओर घूमता है। यानी किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, वो एक एक्सिस है अपने पास, पर्टिकुलर ये वाला एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में वो इस टाइप से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु पर्टिकुलर एक पॉइंट हो या कोई एक एक्सिस हो, उसके रेस्पेक्ट में वो क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाएंगे, घूर्णीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। सच रेफरेंस सिस्टम विच रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में घूमे, वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट और एक्सिस आर कॉल्ड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रोटेटिंग रेफरेंस सिस्टम। जैसे मैंने कह दिया कि अपन ने जस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक डायग्राम पढ़ा था कि अपन ने ये लिया था एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिया था अपन ने वाई एक्सिस, और यहाँ पे लिया था अपन ने जेड एक्सिस। ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। इसको मैंने रोटेट करवाया था किसके रेस्पेक्ट में, ओ बिंदु के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, ओ बिंदु के रेस्पेक्ट में। जब भी इसको रोटेट करवाया था तो ये क्या था अपने पास, इसका एक एक्स डैश हो गया था, ये वाला वाई डैश हो गया था, और ये वाला क्या हो गया था अपने पास, जेड डैश हो गया था। और इसके बीच में जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। एंगल कितना था, थीटा था, और एंगल कितना था, थीटा था। और यहाँ पे मैंने माना भी था कि यदि कोई रेफरेंस ऑफ फ्रेम या निर्देश तंत्र ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टी टाइम में मूव करता है, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, ओमेगा टी आता है। कितना आता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आता है।
तो ये हो जाएगा अपने पास कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो जब भी मैंने ये निर्देश तंत्र घुमाया, यानी एक फ्रेम था एस, दूसरा फ्रेम क्या था मेरे पास एस डैश, यदि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसने क्या लिखा है कि ऐसे निर्देश तंत्र जो किसी पर्टिकुलर बिंदु या अक्ष के सापेक्ष, ये किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो इसके सेंटर पॉइंट के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष। अब यदि मैं कहता हूँ कि कोई निर्देश तंत्र ऐसा है जो एक्स डैश है, वाई डैश है, और सॉरी एक्स है, वाई है, क्या है अपने पास एक्स है, ये तो हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा अपने पास जेड। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा ले लिया मैंने, क्या इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है एक्स डैश, ये हो जाएगा अपने पास क्या वाई डैश, ये हो जाएगा अपने पास क्या वाई डैश, और जेड है वो क्या है अपने पास संपाती है, जेड है वो क्या है संपाती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अब ये रेफरेंस फ्रेम है वो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ओ के रेस्पेक्ट में मूव तो कर रहा है, बट इसने लिखा है कि एक्स और एक्स वाई ये तो रोटेट कर रहे हैं और जेड क्या है संपाती है। यानी ये किसके रेस्पेक्ट में रोटेट करना हुआ, ये हुआ जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रोटेशन कैसा भी हो सकता है, दक्षिणावर्त भी हो सकता है, वामावर्त भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन जो भी बात करेंगे, अब जैसे मैंने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, क्या था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इसको यदि मैं इस तरीके से घुमाऊँ, यानी इसको मैं इस तरीके से घुमाऊँ, यदि ये इस तरीके से घूमता है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कह सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में यदि वो घूमता है तो वो कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि वो ऐसे घूमता है, यदि वो इस तरीके से रोटेट करता है, यानी ओ बिंदु के रेस्पेक्ट में जैसे घड़ी चलती है अपने पास, जो आपने घड़ी देखी होगी कि जो दीवार घड़ी होती है वो जिस डायरेक्शन में चलती है वो क्लॉकवाइज होती है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्या हो सकता है अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों ही टर्म हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा अपने पास क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले अपन को क्या डिफाइन करना है, घूर्णीय निर्देश तंत्र डिफाइन करना है। और मैंने बोल दिया कि यदि कोई निर्देश तंत्र किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट या किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा या दक्षिणावर्त या वामावर्त क्या करेगा, घूर्णन करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, घूर्णन निर्देश तंत्र कहलाएगा। और इसका अपन ने डेरिवेशन भी निकाला है कि जब भी ऐसा कोई निर्देश तंत्र आता है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, तो इसका अपन ने एक डेरिवेशन किया था जो 3D कंसेप्ट में भी निकाला है और 2D कंसेप्ट में भी निकाला है, जहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इस टाइप से कोई इक्वेशन आई थी, जिसको अपन ने घूर्णन रूपांतरण समीकरण नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ रोटेशन नाम दिया था। तो वहाँ पे अपन ने देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, आप चाहो तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो कोई क्लास है वो क्लास आप वापस रिपीट कर सकते हो उसके लिए, यदि आपको ध्यान देखनी हो तो ये क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल, वो हो जाएगा 2 डायमेंशनल। तो इस टाइप से अपन ने इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला था। अब बात करते हैं कि ये रोटेशनल होता कैसा है। तो आपके सामने एक अर्थ बनाई गई है, एक रोटेट बनाया गया है, इसको समझाने के लिए। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुव। देखो सबको पता है कि जो भी अर्थ होता है, जो भी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उसके 2 पोल होते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं, एक तो उत्तरी पोल होता है, एक दक्षिणी पोल होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक तो कौन सा होगा अपने पास उत्तरी ध्रुव, एक तो कौन सा होगा अपने पास उत्तरी ध्रुव, जिसे अपन क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल, जिसे अपन क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल। एक होता है अपने पास क्या दक्षिणी ध्रुव, एक क्या होता है अपने पास दक्षिणी ध्रुव, जिसे क्या बोलते हैं साउथ पोल। ये 2 पोल होते हैं, यानी एक एक्सिस पर एक पोल उत्तरी पोल होता है तो सेकंड पोल क्या होता है दक्षिणी पोल होता है। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है कि पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी के घूमने की जो डायरेक्शन रहती है वो क्या रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। और यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्र को घूर्णीय निर्देश तंत्र माना जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घूर्णीय निर्देश तंत्र का अर्थ। तो यहाँ पे क्या कहता है
कि यदि कोई एक्सिस, जैसे ये वाला मैंने क्या ले लिया, इसका एक्सिस ले लिया, इसमें एक पोल है वो नॉर्थ पोल है और एक पोल है वो क्या है अपने पास, साउथ पोल है। इसमें आप कैसे भी ले सकते हो, साउथ को भी ऊपर ले सकते हो, नॉर्थ को भी नीचे ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक क्या ले लिया, साउथ पोल ले लिया। अब मुझे पता है कि पृथ्वी है वो क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करने का मतलब है वो इस टाइप से क्या करेगी, रोटेट करेगी, यानी अपने पास इस टाइप से वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला जो एक्सिस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाला एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, उसके रेस्पेक्ट में, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इस टाइप से क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ किसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो अक्ष की रेखा होती है, उसके रेस्पेक्ट में वो क्या करता है, रोटेट करता है। और पृथ्वी के घूमने की जो दिशा होती है, इधर वाला पश्चिम होता है, उधर वाला पूरब होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाले कैसे घूमती है, ये तो अपने पास डायरेक्शन है वो है पश्चिम, और ये वाली डायरेक्शन है वो है क्या, पूरब। तो इस टाइप से वो पृथ्वी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहाँ पे लिखा है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या लिखा है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी जो अर्थ के घूमने की डायरेक्शन है वो क्या रहती है, वेस्ट टू ईस्ट, रिलेटिव टू द एक्सिस जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 24 आवर्स। पृथ्वी जब भी एक साइकिल या एक चक्कर, एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, तो आपने देखा होगा कि जो अपने यहाँ 12 घंटे में नाइट और 12 घंटे डे वाला जो टाइम कंसेप्ट है वो इसी के बेस पे है। पृथ्वी को एक घूर्णन करने में क्या लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे के लिए रात और 12 घंटे के लिए दिन, ऐसा वो कंसेप्ट इसी के बेस का होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पृथ्वी उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है। सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स लेती है। हैंस ऑल द रेफरेंस सिस्टम लोकेटेड ऑन द अर्थ आर कंसिडर्ड टू बी रोटेटिंग रेफरेंस सिस्टम। क्या कह रहा है, हैंस ऑल द रेफरेंस सिस्टम द लोकेटेड ऑन द अर्थ आर कंसिडर्ड टू बी रोटेटिंग रेफरेंस सिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट है। और ये देखो आपको डायग्राम भी अच्छे से दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम ये बता रहा है कि ये इसका क्या लिया हुआ है, नॉर्थ पोल लिया हुआ है। ये इसका क्या लिया हुआ है, नॉर्थ पोल लिया हुआ है। और ये इसका यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साउथ पोल लिया हुआ है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। इसके बीच में जो मिलाने वाला एक्सिस है, यानी ये वाला इसका क्या है, ये वाला इसका क्या है, एक्सिस है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या मान लिया, कोई एक्सिस मान लिया। और एक्सिस है तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे पता है कि अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट। यानी ये वेस्ट है और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ईस्ट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेस्ट से ईस्ट, यानी ये पृथ्वी का, देखो ये आपको ग्रे कलर का ये जो एरो दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है अपने पास, ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के रेस्पेक्ट में ये पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है। ये जो एरो आपको दिख रहा है इसके रेस्पेक्ट में ये जो ग्रे कलर का, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा रंगीन कर लेता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है कि ये जो बता रहा है कि पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, यानी पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। कैसे घूमती है, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक्सिस रेखा के रेस्पेक्ट में अर्थ का रोटेशन होता है। अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट होती है। उसका जो टाइम पीरियड होता है, या मैं कह सकता हूँ कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स का होता है। क्लियर। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपने पास एक डेफिनेशन है जिसे बोला जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और आभासी बल। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसकी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को आप अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से क्लियर कर चुके हो। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जो क्या करता है, इसमें यदि कोई पार्टिकल की गति होती है तो वो कैसी होती है, त्वरण सहित होती है। क्या होती है अपने पास, त्वरण सहित होती है। यानी क्या होगा अपने पास, विथ एक्सेलरेटेड मोशन होगा। जो भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, जो मोशन होगा वो क्या होगा, विथ एक्सेलरेटेड यानी त्वरण सहित होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो गति होती है तो त्वरण सहित होती है। न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता, न्यूटन नियम को फॉलो नहीं करती है, न्यूटन नियम का पालन
नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूँ कि न्यूटन नियम का पालन नहीं करता। और इसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसमें मुझे कोई फोर्स होता है वो इमेजिन होता है। क्या होता है? कोई फोर्स होता है वो क्या होता है? इमेजिन होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसमें आभासी बल का अनुभव भी होता है। क्या होता है? आभासी बल का अनुभव भी होता है। क्या होगा? आभासी बल का अनुभव भी होगा। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, बिल्कुल न्यूटन के नियम का पालन होता है, और यह त्वरण सहित होते हैं इस पार्टिकल में, या इस निर्देश तंत्र की जो भी गति होती है वो त्वरण सहित होती है, त्वरित गति होती है। इसको मैं त्वरित मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल सकता हूँ। इसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। ये इसे नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, यह त्वरण सहित होते हैं, त्वरण गति होती है, ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहे जाते हैं। और सभी त्वरित व घूर्णन निर्देश तंत्र क्या होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो जितने भी निर्देश तंत्र रोटेट करते हैं या रोटेशनल वाला कंसेप्ट आता है, या कोई भी अर्थ है, अर्थ के रेस्पेक्ट में या कोई निर्देश तंत्र घूमता है, तो वो भी क्या होगा? अजड़त्वीय होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अर्थ कभी भी स्थिर नहीं होती, अर्थ कभी भी स्थिर नहीं होती, अर्थ का रोटेशन हमेशा चलता रहता है। और अर्थ का रोटेशन हमेशा चलता रहेगा तो पार्टिकल भी ऊपर क्या करेगा? मूव करता रहेगा। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, त्वरण सहित गति होती है, कण की गति त्वरण सहित होती है या त्वरित होती है, और त्वरित होने के साथ साथ क्या होगा इसमें कि इसमें कोई ना कोई आभासी बल का मुझे अनुभव भी होगा, और वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो ये कौन से केस में होगा? घूर्णन निर्देश तंत्र में होगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर स्थित यानी अर्थ पर स्थित जितने निर्देश तंत्र होते हैं, सारे के सारे निर्देश तंत्र कैसे होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ पे लिखा है अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वर्चुअल फोर्स या सूडो फोर्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स भी बोलते हैं। इसको ये टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स भी बोलते हैं। अब देखो इसमें लिखा है, वही इसकी डेफिनेशन लिखी है कि दिस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज फॉलो। क्या लिखा है? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी दिस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज फॉलो। इट इज अनकम्पन्डाइड बाय एक्सेलरेशन एंड हैज एक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Therefore all accelerating and rotating reference frame are non inertial। तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी निर्देश तंत्र हो जिसमें किसी की भी गति त्वरण सहित होती है, क्या होती है? त्वरण सहित होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि क्या होती है? त्वरित गति होती है। क्या होती है? त्वरित गति होती है। क्या कहेंगे अपन? त्वरित गति यानी एक्सीलरेटेड मोशन। जब भी कोई पार्टिकल की त्वरित गति होती है या पृथ्वी का घूर्णन होता है तो त्वरित गति के रेस्पेक्ट में होता है, या उसका त्वरण कोई ना कोई मिलता है, क्योंकि उसके त्वरण की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। त्वरण सहित का मतलब है इसमें क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी उसमें कोई ना कोई फोर्स इमेजिन होगा। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं आभासी बल की। फिर किसकी बात करते हैं? आभासी बल की। आभासी बल ये कहता है, इसको मैं बोलता हूँ सूडो फोर्स या वर्चुअल फोर्स। क्या बोलता हूँ मैं? सूडो फोर्स भी बोलता हूँ और वर्चुअल फोर्स भी बोलता हूँ। वह बल जो किसी कण पर वास्तविक रूप से कार्य नहीं करता। क्या लिखा है मैंने? कि वह बल जो कि किसी कण पर वास्तविक रूप से कार्य नहीं करता, गति के कारण कण पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, यह क्या कहलाता है? आभासी बल कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? छद्म बल भी कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं। क्या कहना चाहता है ये बता रहा है कि वह बल यानी यह एक ऐसा फोर्स है जो रियल में किसी पार्टिकल पर वर्कआउट नहीं करता। यह एक ऐसा फोर्स है जो रियल में किसी पार्टिकल पर वर्कआउट नहीं करता। यह केवल क्या होता है? इमेजिन होता है। यह केवल क्या होता है? इमेजिन होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यह मुझे केवल फील होता है। यह मुझे केवल क्या होता है? फील होता है। तो वो क्या होता है? अपना सूडो फोर्स होता है, आभासी बल होता है। एक जनरल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप 100% लिफ्ट में कभी ना कभी गए होंगे,
कभी कहीं बिल्डिंग में गए होंगे, कभी कोई मॉल में घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर आपने एक लिफ्ट में कभी चढ़े हो, तो लिफ्ट के दो केस हैं, लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट नीचे आती है। क्या होती है? लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट क्या होती है? नीचे आती है। तो देखा होगा आपने कि यदि कोई लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट नीचे आती है, तो मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ, क्या हूँ? मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब मुझे कुछ फोर्स फील होगा। अब वो फोर्स रियल तो लग नहीं रहा, वो फोर्स रियल तो लग नहीं रहा, बट वो मुझे फोर्स केवल फील हो रहा है, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस फोर्स में क्या होना है, या तो वो अधिकतम होगा या फिर वो क्या होगा? अनुभव कम न्यूनतम होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई लिफ्ट ऊपर जाती है, क्या होती है? यदि कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो मैं लिखता हूँ कि उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। यानी कण के अंदर मुझे क्या होगा? मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, क्या करती है? लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, तो मुझे एक बार अनुभव होता है। यानी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई भारी बल लग रहा है। क्या लगेगा? मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई भारी बल लग रहा है। और ऐसे ही कंडीशन में यदि लिफ्ट नीचे आती है, क्या होती है? लिफ्ट को नीचे लाया जाता है और मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक हल्का बल अनुभव होता है, यानी एक न्यूनतम सा बल अनुभव होता है। तो आप कभी भी अगर नहीं फील किया हो तो इस बार जरूर लिफ्ट में एक बार जाना, लिफ्ट में चढ़ना, एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे जाना, और अपने सेल्फ बॉडी पर वर्कआउट करके देखना, उसमें फील करके देखना कि फोर्स कब ज़्यादा लगता है, कब मुझे फील होता है। तो जो फोर्स मुझे ओनली फील होता है, जो रियल में वर्कआउट नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? इसका आभासी बल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इसका सूडो फोर्स कहलाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल, एक झूला आता है। क्या आता है अपने पास? झूला आता है। वो झूला कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे बीच में कुछ ऐसी प्लेट होती है। आपने देखा होगा कि ये ऐसी जो प्लेट होती है, और वो प्लेट बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल सरफेस पे नहीं है, ये प्लेट कुछ इस टाइप की है। ये प्लेट क्या है? कुछ इस टाइप की, यानी एक साइड से थीटा डिग्री एंगल पर सेंटर पॉइंट से क्या है? झुकी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली प्लेट यदि कुछ इस टाइप की है और इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती है। ये झूला आपने कहीं मेले में वगैरह गए होंगे तो देखा होगा, क्या रहती है अपने पास? ये छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती है। अब ये वाली जो प्लेट है वो इस टाइप की है, और इन गाड़ियों में सभी लोगों को बैठाया जाता है। क्या किया जाता है? गाड़ियों में सभी लोगों को बैठाया जाता है। फिर अपने पास ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है वो भी घूमती है। क्या करती है? ये जो राउंड वाली प्लेट है वो भी घूमती है, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो अपन ने पर्सन जिस छोटी छोटी गाड़ियों में बैठा रखे हैं, वो गाड़ी भी एक दूसरे में रैंडमली क्या करती है? मूव करती है। तो ये प्लेट भी घूम रही है और इस प्लेट के साथ ये जो गाड़ियां हैं वो भी घूम रही है। मतलब 100% ये वाला केस कौन सा होगा? घूर्णन वाला केस होगा। और ये जो प्लेट घूम रही है किसके रेस्पेक्ट में घूम रही है? इसके सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या जो इसका बीच वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में घूम रही है। तो आपने भी कभी फील किया होगा, ऐसे झूले में कभी बैठे हो तो, ऐसे झूले में कभी बैठे हो तो फील जरूर किया होगा कि अपने पास ये इस टाइप का कोई रोटेशन, यानी मैं इस तरीके से इसको प्लेट को घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये जो प्लेट है वो इस तरीके से घूम रहा है, उसके ऊपर छोटी छोटी गाड़ियाँ घूम रही है, और जब भी वो गाड़ियाँ घूमती है तो मैं उस झूले में बैठा हूँ, मैं उस छोटी वाली ऊपर वाली गाड़ी में बैठा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये भी रैंडमली इसके अंदर एक दूसरे में रोटेट करती है और ये प्लेट भी घूम रही है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कि यदि कोई सर्कुलर फॉर्म में यदि कोई पार्टिकल घूमता है तो वहाँ पर कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? हमेशा अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है? हमेशा अभिकेंद्रीय बल होता है। बट मैं जब पार्टिकल में उस झूले में घूमता हूँ और वो प्लेट राउंड तेज़ी से घूमती है या तेज़ी से रोटेट करती है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे कोई बाहर फेंक रहा है। बिल्कुल लगता है या नहीं लगता? अगर फील नहीं किया है तो कभी मेले में जाओ तो फील करके देखना कि उस झूले में बैठना, और झूले में बैठने के बाद आपको ये लगेगा कि जब भी वो इस टाइप से वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। इस टाइप से क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो मेरे पर एक ऐसा फोर्स फील होगा, जो मुझे ऐसा फील होगा कि मुझे कोई बाहर फेंकना चाहता है। मतलब मुझे उस प्लेट से आउट में कोई फेंकना चाहता है, यानी बाहर की ओर कोई फेंकना चाहता है। तो अभिकेंद्रीय बल तो क्या लगता है? उसके सेंटर की ओर लगता है। तो अभिकेंद्रीय बल तो क्या है? रियल बल है। बट मेरे को जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? बाहर की ओर फेंकने वाला बल लग रहा है। और बाहर की ओर फेंकने वाला बल, इसका मीन्स क्या होगा? वो कौन सा होगा? आभासी बल होगा। कौन सा होगा? आभासी बल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? सूडो फोर्स होगा। तो पृथ्वी में ऐसी कई सारे केसेज है जहां पर केवल फोर्स वर्कआउट नहीं करता, बट मुझे लगता हुआ फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। वही फोर्स क्या कहलाता है? आभासी बल कहलाता है, जो एक इमेजनरी फोर्स होता है। क्लियर? तो वह बल जो किसी कण पर वास्तविक रूप से कार्य नहीं करता, गति के कारण कण पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो यह क्या कहलाएगा? आभासी बल या चदम बल कहलाएगा।
द फोर्स विच डज नॉट एक्चुअली एक्ट ऑन ए पार्टिकल, जो फोर्स होता है वो एक्चुअली किसी पार्टिकल पर वर्कआउट नहीं करता बट अपियर्स टू एक्ट ऑन द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ वर्चुअल फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड पेसुडो फोर्स। क्या होगा? द फोर्स विच डज नॉट एक्चुअली एक्ट ऑन ए पार्टिकल बट अपियर्स टू एक्ट ऑन द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ वर्चुअल फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सूडो फोर्स, या मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास? आभासी बल होगा। क्लियर? अब अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं किसी लिफ्ट के अंदर कण की गति। किसकी बात करने वाले हैं? इसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। अभी तो अपन केवल उसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, कुछ डेफिनेशन देख रहे थे, निर्देश तंत्र, अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है, आभासी बल क्या होता है, घूर्णन निर्देश तंत्र क्या होता है, ये सारी बात की। अब अपन जो देखने वाले हैं वो है किसी लिफ्ट में कण की गति। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि लिफ्ट में जो कण की गति होती है उसमें मुझे कोई बल अनुभव होता है, वो बल क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो लिफ्ट में कण की गति, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एलिवेटर, तो मैं कह सकता हूं कि लिफ्ट में कण की गति कैसे वेरी करती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट लिया है अपन ने, फर्स्ट ये लिया है कि लिफ्ट में कण की गति, जो अपना टॉपिक है वो तो रहेगा लिफ्ट में कण की गति, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एलिवेटर। अब इसमें फर्स्ट केस लिया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो। केस फर्स्ट क्या लिया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो, तो यहाँ पे लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील होती है तो क्या होता है, तो इसमें कैसा बल अनुभव होता है। तो पहले तो मैं एक लिफ्ट बना देता हूँ आपके सामने, आपको थोड़ी फीलिंग भी आनी चाहिए कि ये लिफ्ट कैसी है। तो मैं एक लिफ्ट ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास जो है ये इस टाइप की कोई लिफ्ट है। क्या है मेरे पास? इस टाइप की कोई लिफ्ट है और इसमें कोई खड़ा है पर्सन। मान लो कि कोई, मैं ही इसके अंदर जाके क्या हो गया, खड़ा हो गया, मैं ही इसके अंदर जाके क्या हो गया, खड़ा हो गया। ये अपना क्या है, कोई पर्सन है या कोई ऑब्जर्वर है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो जो केस है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि यदि लिफ्ट को ऊपर की ओर गतिशील है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर। लिफ्ट कहाँ जा रही है? लिफ्ट की जो गति है वो कहाँ है? ऊपर की ओर। लिफ्ट की गति कहाँ है? ऊपर की ओर। यानी लिफ्ट को कोई ना कोई ऐसा बल है जो ऊपर खींच रहा है, तो उसका त्वरण कितना, तो उसका मैं त्वरण मान लेता हूँ कितना? ए। क्या होगा कि लिफ्ट यदि ऊपर की ओर जाती है यानी F इज इक्वल टू एम ए। क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो F इज इक्वल टू एम ए और एम ए होगा, तो मुझे पता है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ए के अकॉर्डिंग होगी, तो ए की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो वर्कआउट करता है, इसमें एक बार वर्कआउट करता है W इज इक्वल टू एम जी। ग्रेविटेशनल की वजह से इसमें जो नीचे की ओर एक बार लगता है, जो हमेशा लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, वो कितना लगता है? W इज इक्वल टू एम बी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माना कि एक लिफ्ट है, जो अपन को लिफ्ट दिखाई दे रही है वही क्या है, माना कि एक लिफ्ट है जो कि वास्तविक त्वरण ए से ऊपर की ओर गति करती है, जो कि वास्तविक त्वरण ए से ऊपर की ओर मूव कर रही है। हम जानते हैं कि आभासी त्वरण वास्तविक त्वरण की विपरीत दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि मैं इसके अंदर खड़ा हूँ, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका जो आभासी त्वरण या इस पर लगने वाला आभासी बल होगा तो सही है। मैंने बताया है कि यदि पृथ्वी पर यदि कोई वो पार्टिकल स्थित है या वो निर्देश तंत्र स्थित है तो वो कैसा होगा? हमेशा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, यानी उसमें त्वरित गति होगी, और त्वरित गति होगी तो इसमें कोई आभासी बल भी आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि आभासी त्वरण वास्तविक त्वरण के क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? वास्तविक त्वरण के विपरीत होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका क्या हो जाएगा? आभासी त्वरण। क्या हो जाएगा? आभासी त्वरण या इमेजिन त्वरण। यानी ये रियल नहीं है, ये केवल लगता हुआ प्रतीत होगा, और ये रियल है और ये रियल है। तो देखो आगे क्या कह रहा है, यदि हम जानते हैं कि आभासी त्वरण होता है, यानी जो रियल में एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जो इमेजिन एक्सेलरेशन होता है रियल एक्सेलरेशन का क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए आभासी त्वरण ए नीचे की ओर होगा, इसलिए आभासी त्वरण ए नीचे की ओर होगा, और गुरुत्वीय सिद्धांत के अनुसार जी हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो मुझे पता है कि गुरुत्वीय सिद्धांत या ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग जो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना? F इज इक्वल टू एम जी या W इज इक्वल टू एम वी, जिसे बार भी बोलते हैं। इसमें वास्तविक त्वरण ले लिया अपन ने ये वाला, और इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो नीचे की त्वरण है वो क्या है? A है, और ये जो नीचे की त्वरण है वो A नहीं है, A डैश है। कितना है? A डैश। कितना है ये वाला? A डैश। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आभासी त्वरण नीचे की A डैश है और ये वाला क्या है? ऊपर है। इसका मतलब व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पे अपन ने मान रखा है
सपोज देयर इज ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ रियल एक्सेलरेशन a, तो इसका रियल एक्सेलरेशन है वो तो a है। वी नो दैट वर्चुअल एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेलरेशन, हैंस वर्चुअल एक्सेलरेशन a, हैंस वर्चुअल एक्सेलरेशन a नहीं है, a डैश है, विल बी डाउनवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। क्लियर? यहाँ पे क्या कहता है, यदि मैं इसमें बल की बात करूँ तो मुझे पता है कि इस पर बल कौन कौन सा लगेगा, ये जो रियल बल है वो तो ये लग रहा है। अब इसमें ये वाला और ये वाला बल दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, F इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का क्या हो जाएगा, F डैश। यानी ये वाला बल और ये वाला बल एक डायरेक्शन में है, ये किसके इक्वल होगा, इस ए के इक्वल। तो मुझे पता है कि W इज इक्वल टू तो क्या होता है अपने पास mg होता है, प्लस का ये क्या हो जाएगा m a डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा W। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो रियल W इज इक्वल टू mg है, यानी मैं कहीं पर भी खड़ा होता हूँ, मैं टेबल पर कोई बुक रखता हूँ तो नीचे हमेशा mg लगता है। यदि ये mg लगता है तो मैं कह सकता हूँ कि mg में क्या ऐड होगा, यहाँ पे m a डैश ऐड होगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस का m a डैश। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर लिफ्ट का भार होगा वो क्या होगा, अधिकतम अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा, अधिकतम अनुभव होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि लिफ्ट में यदि ऊपर की ओर जा रही है, इसका वास्तविक त्वरण a है तो उसका लगने वाला वास्तविक बल भी ऊपर की ओर होगा। आभासी त्वरण नीचे है तो इसमें आभासी बल भी नीचे की ओर होगा और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ, रिजल्ट क्या आया मेरे पास, F इज इक्वल टू W प्लस का क्या आया अपने पास m a डैश, यही आया। मुझे पता है कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m a डैश। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यदि कॉमन ले m तो ये क्या हो जाएगा अपने पास g प्लस का क्या हो जाएगा a डैश। यानी जो टोटल लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा अपने पास ये। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रेविटिविटी वाला फोर्स है उसके साथ कोई फोर्स और ऐड हो रहा है, और वो फोर्स कौन सा ऐड हो रहा है, a डैश ऐड हो रहा है। क्या वो ऐड हो रहा है, a डैश ऐड हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये जो फोर्स ऐड हो रहा है मतलब इसमें फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा, ये मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैंने यही लिखा है, अतः जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील होती है तो कण पर अधिकतम बल अनुभव होता है। तो कण पर अधिकतम बल अनुभव होता है। यहाँ पे ये लिख लेना कि कण पर अधिकतम बल अनुभव होता है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील होती है तो कण पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। देयरफॉर व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड डायरेक्शन द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। तो जब भी लिफ्ट क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी, क्या होगी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर की टर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? यदि मैं कहता हूँ आर की टर्म में कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि एक मेथड और है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने कोई लिफ्ट बनाई थी, क्या बनाई थी मैंने, कोई लिफ्ट बनाई थी। इस लिफ्ट में यदि कोई मैं पर्सन खड़ा हूँ तो ये मैंने कोई पर्सन खड़ा हो गया। अब मुझे पता है कि इसका mg तो इधर लगेगा, इसका r होगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, और लिफ्ट कहाँ जा रही है, F इज इक्वल टू ऐसे जा रही है। ऐसे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, mg और r एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये तो मैंने पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग किया। यदि इसके अकॉर्डिंग करते हो तो ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, mg माइनस का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, mg माइनस का r। तो मुझे पता है कि मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ma इज इक्वल टू mg माइनस का क्या हो जाएगा r। तो r इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, mg प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास ma, यानी ये वाली टर्म बन जाएगी mg प्लस का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f या r रिएक्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भी मुझे पता लगता है कि मेरे ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा r की वैल्यू कितनी होगी, g प्लस a। यानी जो ग्रेविटिविटी का एक्सेलरेशन है वो तो होगा ही, उसके साथ कौन सा एक्सेलरेशन ऐड होगा, जो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो इससे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इससे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कई बुक में देखोगे तो ये वाली टर्म है वो W में भी मिलेगी कि इसका जो भी भार होगा वो मुझे क्या मिलेगा, g प्लस का a मिलेगा। क्लियर? तो ये तो लिफ्ट क्या होती है, जब ऊपर की ओर गति करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिशील हो, माना कि एक लिफ्ट है जो कि वास्तविक त्वरण a से नीचे की ओर गति कर रही है। सेम जो पहले वाला केस था उसका ऑपोजिट केस है। हम जानते हैं कि आभासी त्वरण वास्तविक त्वरण के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए आभासी त्वरण a डैश ऊपर की ओर होगा और गुरुत्वीय सिद्धांत के अनुसार g हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा और कण पर लगने वाला भार निम्न होगा। When the elevator is moving downward, suppose there is a lift which is moving downward with real acceleration a, we know that virtual acceleration is in the opposite side,
या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेलरेशन, हेंस वर्चुअल एक्सेलरेशन a डैश will be upward and according to the theory of gravitivity will always be downward when it does work the load on the particle। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो क्या होता है, तो इसको भी मैं मैथमेटिकल करके बताता हूँ। तो अपन एक लिफ्ट बना देते हैं पहले। तो ये एक लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन खड़ा है, तो इसमें ये वाला कोई पर्सन खड़ा है। लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, यानी इसका वास्तविक त्वरण, ये तो क्या होगा अपने पास रियल त्वरण हो जाएगा, और इसका जो आभासी त्वरण होगा वो क्या होगा a डैश होगा, और ये क्या होगा w इज इक्वल टू क्या लगेगा मुझे mg लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या होगी, देखो ये mg नीचे की ओर है, आभासी बल क्या है ऊपर की ओर है, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा f इज इक्वल टू जो लिफ्ट रियल फोर्स से नीचे जा रही है वो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू mg माइनस का क्या हो जाएगा ma डैश, क्या हो जाएगा अपने पास mg माइनस का क्या हो जाएगा ma डैश। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी mg माइनस का क्या हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f, क्या हो जाएगा g माइनस का a डैश इज इक्वल टू f, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू mg माइनस का a। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी एक फोर्स है, ये वर्क है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, या कण पर जो भी भार अधिकतम होगा, ये एक तरीके से अपन को भार निकाल रहे हैं, तो कण पर जो अधिकतम भार होगा वो कितना होगा W इक्वल टू mg माइनस का a डैश। तो पहले जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी उसमें कुछ टर्म ऐड हो रही थी तो भार अधिकतम हो रहा था, अब जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो इसमें कम हो रहा है, g में से a डैश कम हो रहा है, वहाँ पर g में a डैश ऐड हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिशील होती है तो कण पर भार न्यूनतम अनुभव होता है, क्या होता है कण पर भार न्यूनतम अनुभव होता है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि कण पर भार क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम अनुभव होगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये वाला तो क्या आया इसकी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार अधिकतम होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो कण का भार न्यूनतम होगा। थर्ड केस लेते हैं, यदि नीचे आती हुई लिफ्ट का तार टूट जाए, तो अब तो कल्याण रियल में होने वाला है। मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और लिफ्ट का तार टूट जाता है, सभी को पता है यदि मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और लिफ्ट का तार टूट जाता है, इसका मेरा तो मामला साफ होने वाला है। तो क्या होगा इसमें कि यदि लिफ्ट थी और लिफ्ट का तार टूट गया, लिफ्ट थी और लिफ्ट का तार टूट गया, यदि नीचे आती हुई लिफ्ट का तार टूट जाए तो उसका त्वरण g के बराबर हो जाता है। तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि जब g के बराबर हो जाएगा यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g। तो लिफ्ट देखो पहले कहाँ आ रही थी, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही थी और उसका तार टूट गया, और जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसका रिलेशन मैंने निकाला है mg माइनस का क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा g माइनस का क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि जब भी g माइनस का a डैश होगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास g हो जाएगा, तो यहाँ पे a डैश जितना यदि a था उतना ही क्या होगा a डैश, तो यहाँ पे ये g और a डैश इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, भारहीनता वाली कंडीशन। या इसको मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, सॉरी w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, w इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि लिफ्ट नीचे आती है, उसका तार टूट जाता है, तो उसका त्वरण g के बराबर हो जाएगा, यानी g बराबर a डैश या a हो जाएगा। तो इस स्थिति में कण पर भार mg तथा बल ma के समान हो जाता है, जिससे परिणामी बल या परिणामी भार शून्य हो जाता है, और यही क्या कहलाती है, भारहीनता की कंडीशन कहलाती है। इफ द केबल ऑफ द डिसेंडिंग लिफ्ट ब्रेक्स, then its acceleration becomes equal to g. In this situation, the weight of the particle becomes equal to the mg and the force ma, due to which the resultant force or resultant weight becomes 0. This is the called the weightless condition. This is the called is weightless condition. तो ये अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि ये वाली कोई लिफ्ट थी, क्या थी अपने पास, ये वाली लिफ्ट थी। लिफ्ट कहाँ आ रही थी अपने पास, नीचे की ओर आ रही थी। लिफ्ट कहाँ आ रही थी अपने पास, नीचे की ओर आ रही थी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे W इज इक्वल टू तो mg वर्क कर ही रहा था, और ये लिफ्ट किसी से बांधी हुई होती है, इसका कोई बेस होता है। लिफ्ट जैसे नीचे आ रही थी और यहाँ से वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और जैसे ही लिफ्ट यहाँ से ब्रेक होगी वो धम से नीचे जाके धड़म से गिरेगी, और जब भी ये लिफ्ट गिरेगी इसका मतलब उसका जो g था वो a के इक्वल हो जाएगा। अब यदि a ऊपर की ओर है तब भी वो इक्वल होगा, नीचे की ओर है तब भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो g बराबर a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू m g माइनस a भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
क्या हो जाएगा F इक्वल टू 0। और यही जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, भारहीनता की कंडीशन कहलाती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कौन सी कंडीशन कहलाती है, वेटलेस कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ से 3 रिजल्ट निकले। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो और मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ तो मुझे अधिकतम भार अनुभव होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है और मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ तो मुझे न्यूनतम भार अनुभव होगा। यदि मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ, लिफ्ट का तार टूट जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है, लिफ्ट नीचे जाके गिरती है और लिफ्ट नीचे जाके गिरेगी तो उसमें क्या होगा, W इक्वल टू 0, यानी वो भारहीनता की कंडीशन हो जाएगी। W इक्वल टू क्या होगी 0, या फिर इसको जो F लिख रहे हैं उसको मैं W की टर्म में भी लिख सकता हूँ। वो क्या कहलाती है, कण का भार कहलाता है। क्लियर। तो ये था अपने पास आज का क्लास जिसमें अपन ने देखा कि रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रोटेशनल फ्रेम के बाद अर्धजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, सूडो फोर्स आभासी बल क्या होता है, कैसे फोर्स वर्कआउट करता है। इसके बाद अपन ने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन के बेस पे एक एग्जांपल लेके देखा कि यदि कोई लिफ्ट में कण की गति करवाते हैं, लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार अधिकतम अनुभव होता है, लिफ्ट नीचे आती है तो भार न्यूनतम होता है, लिफ्ट का तार टूट जाता है तो भारहीनता वाली कंडीशन आती है। तो ये वाली क्लास में अपन ने देखा। आगे वाली क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जिसमें बात करेंगे कि अर्थ के सरफेस पर कोई पार्टिकल रख दिया जाए, अर्थ यदि रोटेट करती है तो वो पार्टिकल भी अर्थ के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी वो भी कौन सी गति कहलाएगी, एक्सीलरेशन मोशन कहलाएगा। और जब भी अर्थ के साथ वो पार्टिकल सरफेस पे रखा हुआ अर्थ की वजह से रोटेट कर रहा है, उस पर लगेगा कोई कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, वो सारी चीज़ अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू।